दोस्तों, आज आप सुनेंगे शर्लॉक होम्स सीरीज की अगली कहानी द एडवेंचर ऑफ द रेजिडेंट पेशेंट हिंदी में। अपने दोस्त शर्लॉक होम्स की पैनी बुद्धि के सबूत के तौर पर लिखे गए अपने संस्मरणों की श्रृंखला पर नजर दौड़ाते हुए मैं मुश्किल में पड़ गया कि कौन कौन से केसों को चुनूं जो हर तौर पर मेरे मकसद को पूरा करने में मेरी मदद करेंगे। उन केसों में जिनमें होम्स ने अपनी तर्क शक्ति से जरा परे हटकर काम करके जांच पड़ताल के अपने नायाब तरीकों का असली महत्व प्रदर्शित किया है, उन केसों में असल तथ्य इतने मामूली और आम थे कि मैं उनको लोगों के सामने लाने से हिचक रहा था। दूसरी ओर ऐसा अक्सर हुआ है कि वो किसी ऐसी रिसर्च में मशगूल रहा है जिसके तथ्य चौंकाने वाले और नाटकीय थे, पर जिनको पहचानने में उसका इतना हाथ था कि उसकी जीवनी लिखते समय मैं उनका उल्लेख नहीं कर सकता। ये हो सकता है कि अब मैं जो किस्सा बताने जा रहा हूँ उसमें भी मेरे दोस्त की कोई अहम भूमिका नहीं थी, लेकिन पूरा घटनाक्रम इतना चौंकाने वाला था कि मैं इस श्रृंखला में उसे शामिल किए बगैर नहीं रह सका। शाम का वक्त था। होम्स ने मुझसे सैर पर चलने के लिए पूछा। मैं अपने छोटे से कमरे में बैठे बैठे उकता गया था, इसलिए फौरन मान गया। 3 घंटे तक हम इकट्ठे घूमते रहे और इधर उधर की बातें करते रहे। जब हम बेकर स्ट्रीट वापस लौटे तो 10 बज गए थे। दरवाजे पर एक गाड़ी खड़ी थी। होम्स ने उसे देखकर कहा, "ये किसी डॉक्टर की गाड़ी है, जनरल प्रैक्टिशनर की, मैं देख रहा हूँ। ये ज्यादा समय से प्रैक्टिस में नहीं है, लेकिन इसके पास काफी काम है। शायद हमसे कोई सलाह लेने आया है। अच्छा हुआ कि हम लौट आए।" मैं होम्स के काम करने के तरीकों से अच्छी तरह वाकिफ था और उसके तर्कों को समझ सकता था। मैंने देखा कि गाड़ी के अंदर रोशनी में लटकी बांस की टोकरी में तरह तरह के मेडिकल औजार पड़े थे, जिनको देखते ही उसने ये अंदाजा लगा लिया था। हमारे ऊपर वाली खिड़की से पता चल रहा था कि वो इतनी रात गए हमसे ही मिलने आया है। हमें कौतूहल हुआ ये जानने का कि एक डॉक्टर हमारे पास इस समय क्यों आया है। मैं होम्स के साथ अपने कमरे में दाखिल हुआ। जब हम अंदर घुसे तो एक लंबे चेहरे और खिचड़ी दाढ़ी मूंछ वाला पीला सा आदमी कुर्सी से खड़ा हो गया। वो 34 साल से ज्यादा उम्र का नहीं होगा। उसकी बदहवासी और बीमार रंगत से लग रहा था कि उसने अपनी जिंदगी इस तरह से जी है जिसके कारण उसकी जवानी मुरझा गई है और वो इतना कमजोर हो गया है। वो बहुत ही घबराया हुआ था और बात करने में हिचक रहा था। उठते समय सहारे के लिए उसने मेंटल पीस पर जो हाथ रखा वो सर्जन का कम किसी आर्टिस्ट का ज्यादा लग रहा था। उसके कपड़े सादा और काले रंग के थे। काली फ्रॉक कोट, गहरी पैंट और नेकटाई हल्की सी रंगीन थी। होम्स ने खुश होते हुए कहा, "गुड इवनिंग डॉक्टर, मुझे ये देखकर खुशी हुई है कि तुम्हें इंतजार करते हुए कुछ ही मिनट हुए हैं। क्या आपने मेरे कोचवान से बात की है?" उसने पूछा। "नहीं, साइड टेबल पर रखी मोमबत्ती से मुझे पता चला। प्लीज अपनी सीट पर बैठो और मुझे बताओ कि मैं कैसे तुम्हारी मदद कर सकता हूँ।" हमारा मेहमान बोला, "मेरा नाम डॉक्टर पर्सी ट्रेवलन है और मैं 403 ब्रुक स्ट्रीट पर रहता हूँ। क्या तुम नर्वस लीजन वाले लेख के लेखक हो?" मैंने पूछा। उसके पीले गालों पर खुशी की लाली दौड़ गई जब उसको ये पता चला कि उसके लेख के बारे में मुझे मालूम है। वो मुस्कुराते हुए बोला, "मैं अपने काम के बारे में इतना कम सुनता हूँ कि मुझे लग रहा था उसका कोई वजूद ही नहीं है। मेरे प्रकाशकों ने उसकी बिक्री की बहुत ही निराशाजनक संख्या पेश की है। मेरे ख्याल से तुम भी एक डॉक्टर हो?" "हाँ, आर्मी का रिटायर्ड सर्जन," मैंने कहा। "नर्वस बीमारी में मेरी हमेशा से दिलचस्पी रही है। मैं चाहता हूँ कि इस बीमारी को एक अलग स्पेशलिटी माना जाए, लेकिन आदमी को उसी से तसल्ली करनी चाहिए जो उसे मिल जाए। लेकिन ये सब बाद की बातें हैं। फिलहाल तो मैं मिस्टर शर्लॉक होम्स से मिलने आया हूँ और मैं जानता हूँ कि उनका समय कितना कीमती है। दरअसल बात यह है मिस्टर होम्स कि ब्रुक स्ट्रीट पर मेरे घर पर एक अजीब सी घटना हुई और आज रात बात इतनी बढ़ गई कि मुझे लगा कि आपकी राय और मदद लेने के लिए मैं 1 घंटा भी इंतजार नहीं कर सकता।" शर्लॉक होम्स ने अपना पाइप सुलगाया और बोला, "मैं तुम्हें राय और मदद दोनों ही बहुत खुशी से दूंगा। बस मुझे उन हालातों के बारे में विस्तार से बताओ जो तुम्हें परेशान कर रहे हैं।" "जी, दरअसल 1-2 बातें तो इतनी फालतू की हैं कि उनको बताते हुए वाकई मुझे शर्म आ रही है, लेकिन बात इतनी समझ के परे है कि उसे बताए बिना काम भी नहीं चलेगा। मैं सारी बातें आपको बताता हूँ और फिर आप ही फैसला कीजिए कि इनमें से कौन सी बात काम की है और कौन सी बेकार।"
सबसे पहले मैं अपने कॉलेज के कैरियर के बारे में बताने के लिए मजबूर हूँ। मैं लंदन यूनिवर्सिटी में पढ़ा हूँ और अगर मैं ये कहूँ कि मेरे प्रोफेसरों को लगता था कि मेरा भविष्य उज्जवल है तो आपको शायद लगेगा कि मैं अपने मुंह से अपनी तारीफ कर रहा हूँ। ग्रेजुएशन करने के बाद भी मैं रिसर्च में जुटा रहा और किंग्स कॉलेज हॉस्पिटल में एक छोटे मोटे पद पर काम करने लगा। फिर मेरी मेहनत की वजह से कैटालेप्सी की पैथोलॉजी पर मैंने जो रिसर्च की उससे काफ़ी हलचल पैदा हुई और उसी के कारण मैंने ब्रूस पिंकर्टन प्राइज़ जीता और उस लेख के लिए मेडल जिसके बारे में अभी आपके दोस्त ने जिक्र किया था। मैं ये बात बढ़ा चढ़ाकर नहीं बोल रहा हूँ कि उस समय लोगों की आम धारणा ये थी कि मेरा भविष्य बहुत उज्जवल है, लेकिन मेरे रास्ते का सबसे बड़ा रोड़ा था पैसे की तंगी। ये बात तो आप भी मानेंगे कि कोई भी महत्वाकांक्षी स्पेशलिस्ट कैवेंडिश स्क्वायर क्वार्टर की दर्जनों सड़कों में किसी एक से अपनी प्रैक्टिस जमाने की कोशिश करता है जिनका किराया बहुत ज्यादा होता है। इसके अलावा उसे इस बात के लिए भी तैयार रहना चाहिए कि वो अपना पालन पोषण खुद कर सके, एक बढ़िया गाड़ी और घोड़ा भी रखे। ये सब करना मेरे बूते की बात नहीं थी और मैं सिर्फ ये उम्मीद कर सकता था कि सोच समझकर खर्चा करने पर 10 सालों में मैं अपनी नेम प्लेट लगा सकूंगा। लेकिन अचानक मेरी जिंदगी में एक ऐसा मोड़ आया जिससे मेरे सामने नए अवसर आ खड़े हुए। ये अवसर आया था ब्लेसिंगटन नाम के एक आदमी के आने से। वो मेरे लिए बिल्कुल अजनबी था। एक सुबह वो मेरे कमरे में आया और फौरन मतलब की बात करने लगा। उसने मुझसे कहा, तुम वही पर्सी ट्रेवेलिन हो ना जिसका कैरियर इतना शानदार है और जिसने हाल ही में एक बड़ा ही महत्वपूर्ण इनाम जीता है? मैंने हामी भरी। वो बोला, साफ साफ बताओ, क्योंकि ऐसा करने में तुम्हारा ही फायदा है। सफल होने के लिए तुम्हारे अंदर बहुत ज्यादा अकल है। क्या तुम्हारे पास थोड़ी चतुराई भी है? उसकी ये बात सुनकर मैं मुस्कुराए बिना नहीं रह सका। मैंने कहा, मुझे यकीन है कि मेरे अंदर मेरे हिस्से की अक्ल है। कोई बुरी आदतें? शराब का शौक तो नहीं रखते हो? उसने पूछा। ये आप क्या कह रहे हैं सर? मैंने कहा। बिल्कुल ठीक, फिर सब ठीक है। पूछना जरूरी था। इन सब खासियतों के साथ तुमने प्रैक्टिस क्यों नहीं जमाई? मैंने कंधे उचका दिए। चलो कोई बात नहीं, उसने उत्साह बढ़ाने वाले अंदाज में कहा। यह वही पुराना किस्सा है। दिमाग ज्यादा भरा है और जेब कम। अगर मैं ब्रुक स्ट्रीट में तुम्हारी प्रैक्टिस जमा दूं तो कैसा रहेगा? मैं भौचक्का होकर उसे देखने लगा। उसने अपनी बात थोड़ा साफ करते हुए कहा, अरे ये मैं अपने लिए कर रहा हूं, तुम्हारे लिए नहीं। मैं तुमसे खुलकर बात कर रहा हूं और अगर तुमको ठीक लगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। मेरे पास निवेश करने के लिए कुछ 1000 पाउंड हैं और मैं सोचता हूं कि उनको तुम पर लगा डालूं। लेकिन क्यों? मैं हैरान था, क्योंकि ये भी एक तरह का सट्टा ही है और बाकी दूसरे सट्टों से ज्यादा सुरक्षित है। जी मैं कुछ समझा नहीं, मुझे करना क्या होगा? मेरी हैरानी खत्म ही नहीं हो रही थी। उसने कहा, मैं सब समझाता हूं। मैं एक घर लूंगा, उसमें सारा साज सामान लेकर सजाऊंगा, नौकरानियों की तनख्वाह दूंगा, सारी जगह की देखरेख करूंगा। तुमको सिर्फ कंसल्टिंग रूम में बैठकर कुर्सी घिसनी है। मैं तुमको जेब खर्च वगैरह सब कुछ दूंगा। फिर जितना तुम कमाओगे उसका 1/4 अपने पास रखकर 3/4 मुझे दे देना। ये बड़ी अजीब सी शर्त थी मिस्टर होम्स, जिसको लेकर यह आदमी ब्लेसिंगटन मेरे पास आया था। मैं ये सब बताकर आपको बोर नहीं करना चाहता कि कैसे हमने मोल भाव किया। आखिर में मैं लेडी डे के पास वाले घर में रहने आ गया और उसी तरह प्रैक्टिस शुरू कर दी जैसी उसने शर्त रखी थी। वो खुद मेरे साथ एक रेजिडेंट पेशेंट की हैसियत से रहने लगा। ऐसा लगता था कि उसका दिल कमज़ोर था और उसे लगातार डॉक्टरी देखभाल की ज़रूरत थी। उसने पहली मंजिल के 2 सबसे बढ़िया कमरे अपने सिटिंग रूम और बेडरूम के तौर पर सजा लिए। उसकी आदतें भी काफ़ी अजीब थीं। वो किसी से मिलता नहीं था, न कहीं आता जाता था। उसकी दिनचर्या बहुत ही अव्यवस्थित थी, लेकिन एक मामले में वो बहुत ही अनुशासित था। हर शाम को वो कंसल्टिंग रूम में आता, सारी किताबों की जांच करता, मेरी कमाई का 1/4 हिस्सा मुझे देता और बाकी रकम अपने कमरे में सेफ में रखने के लिए ले जाता। मैं दावे से कह सकता हूँ कि उसे अपने इस निवेश पर कभी पछतावा नहीं हुआ होगा। शुरू से ही हमें काफ़ी कामयाबी मिली। कुछ अच्छे केस और अस्पताल में मिली इज्जत की बदौलत मैं जल्दी ही कामयाबी की सीढ़ियां चढ़ता गया और पिछले कुछ सालों में मैंने उसे काफ़ी अमीर बना दिया।
ये तो था मेरा पहले का इतिहास मिस्टर होम्स। अब मुझे ये बताना है कि वो कौन सी घटना थी जिसकी वजह से मुझे यहाँ पर आना पड़ा। कुछ हफ्ते पहले ब्लेसिंगटन मेरे पास काफ़ी बौखलाई अवस्था में आया। उसने मुझे किसी चोरी के बारे में बताया जो वेस्ट एंड में हुई थी। मुझे याद है कि वो बहुत ही ज्यादा उत्तेजित लग रहा था और ये कह रहा था कि एक दिन की भी देर किए बिना एक मजबूत चिटखनी लगानी होगी। एक हफ्ते तक वो बहुत ही अजीब सी बेचैनी में रहा और रात के खाने से पहले जो थोड़ी सी देर सैर करने निकला करता था वो भी उसने बंद कर दी। उसके हाव भाव से मुझे लगा कि उसे किसी चीज या व्यक्ति से जान का खतरा है, पर जब मैंने उससे इस बात पर सवाल किया तो वो इतना नाराज हो गया कि मुझे बात वहीं खत्म करनी पड़ी। धीरे धीरे कुछ समय बीता, उसका डर धीरे धीरे खत्म हुआ और उसने अपनी पुरानी आदतें फिर से शुरू कर दीं। लेकिन एक ताज़ा घटना की वजह से वो फिर से बहुत ही बुरी तरह से बीमार पड़ गया है। जो कुछ हुआ वो इस तरह था। 2 दिन पहले मुझे एक चिट्ठी मिली जो मैं आपको पढ़कर सुनाता हूँ। इस पर ना तो कोई तारीख डली है और ना ही कोई पता लिखा है। चिट्ठी में लिखा है, रूस के एक कुलीन खानदान का सज्जन जो अब इंग्लैंड में रहता है डॉक्टर पर्सी ट्रेवलन की डॉक्टरी मदद लेने में खुशी महसूस करेगा। कुछ सालों से उसे दौरे पड़ते हैं। ये मशहूर है कि डॉक्टर ट्रेवलन काफ़ी जाने माने हैं। वो कल शाम 6:15 बजे आना चाह रहा है, अगर उस वक्त डॉक्टर ट्रेवलन फुर्सत निकालकर घर पर मिलें। इस पत्र में मुझे काफ़ी दिलचस्पी हुई क्योंकि इस तरह के दौरों के अध्ययन में सबसे बड़ी अड़चन ये है कि ये बीमारी किसी किसी को ही होती है। आप जान ही गए होंगे कि मैं अपने कंसल्टिंग रूम में था जब नियत समय पर नौकर ने रोगी को अंदर भेजा। वो एक बुजुर्ग आदमी था, पतला, शर्मीला सा और आम सा दिखने वाला। किसी भी हाल में ऐसा नहीं लग रहा था कि वो रूस के किसी कुलीन खानदान से ताल्लुक रखता होगा। उसके दोस्त को देखकर मुझे और भी हैरानी हुई। वो एक लंबा युवक था, काफी खूबसूरत, खूंखार सा चेहरा और हरक्यूलिस की सी बाहें और सीना। उसका एक हाथ दूसरे आदमी की बाह को थामे था और उसने जिस नज़ाकत से उसे कुर्सी पर बैठाया वो उसके चेहरे से बिल्कुल भी मेल नहीं खा रही थी। उसने हल्का सा तुतलाते हुए अंग्रेजी में कहा, मुझे माफ़ करें कि मैं भी आ गया डॉक्टर। ये मेरे पिता हैं और इनकी तबीयत मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा मायने रखती है। पिता के लिए एक बेटे की इतनी चिंता ने मेरे दिल को छू लिया। मैंने उससे कहा, जब मैं इनकी जांच करूंगा तब तुम शायद इनके साथ ही रहना चाहोगे। वो घबराकर बोला, हरगिज नहीं, मैं बता नहीं सकता कि उनकी इस हालत से मुझे कितनी तकलीफ होती है। अगर मैं अपने पिता को उस तकलीफ देह दौरे के दौरान देख लूं तो मुझे लगता है कि मैं तो मर ही जाऊंगा। मैं तो खुद ही नर्वसनेस का शिकार हूं। अगर आप कहें तो मैं वेटिंग रूम में बैठ जाता हूं और आप मेरे पिता की जांच कर लीजिए। जाहिरी तौर पर मैंने इस बात को मान लिया और वो युवक वहां से चला गया। फिर रोगी और मैं उस केस के बारे में बात करने लगे और मैंने उसके बारे में लंबे नोट्स बनाए। वो ज्यादा तेज दिमाग का नहीं था। उसके जवाब काफी गोलमोल से थे। उस समय मुझे लगा कि ऐसा इस वजह से हो रहा है क्योंकि वो मेरी भाषा नहीं समझ पा रहा है। अचानक जब मैं बैठा लिख रहा था तो उसने मेरे सवालों का जवाब देना बंद कर दिया। जब मैं उसकी तरफ मुड़ा तो मैं ये देखकर सन्न रह गया कि वो अपनी कुर्सी पर सीधा तना बैठा है। वो मेरी ओर बिल्कुल सपाट ढंग से ताक रहा है। वो फिर से अपनी रहस्यमय बीमारी के चंगुल में था। पहले मैंने कुछ दया और डर महसूस किया, फिर मैंने थोड़ी खुशी महसूस की। मुझे संतोष हुआ कि मेरे पेशे के लिए ये घटना फायदेमंद होगी। मैंने रोगी की नब्ज और तापमान नोट किए, उसकी मांसपेशियों की अकड़न की जांच की और उसकी प्रतिक्रियाएं देखीं। इन सब में ऐसा कुछ भी असामान्य नहीं दिखा जो मेरे पहले के अनुभवों से मेल खाता हो। मैंने नाइट्राइट ऑफ एमाइल सूंघने से ऐसे केसों में सुधार देखा है। अब मेरे पास मौका था कि मैं इसके फायदे को फिर से परखूं। बोतल नीचे मेरी लैब में थी, इसलिए अपने रोगी को कुर्सी पर बैठा छोड़ मैं उसे लाने दौड़कर नीचे गया। उसको ढूंढने में मुझे करीब 5 मिनट की देरी हो गई। फिर मैं वापस आया। अब आप देखिए कि ये देखकर मुझे कितनी हैरानी हुई होगी कि कमरा बिल्कुल खाली था और रोगी वहां से जा चुका था। मैं सबसे पहले दौड़कर वेटिंग रूम में गया। बेटा भी वहां पर नहीं था। मेरा नौकर जो रोगियों को अंदर बैठाता है नया है और ज्यादा फुर्तीला नहीं है। वो नीचे इंतजार करता है। जब मैं घंटी बजाता हूँ तो दौड़कर ऊपर आकर रोगियों को बाहर का रास्ता दिखाता है। उसने कुछ भी नहीं सुना था।
ये पूरी बात रहस्य ही बनी रही कि वे लोग कब और कैसे चले गए। कुछ ही देर बाद ब्लेसिंगटन सैर से लौटा। मैंने उसको इस बारे में कुछ नहीं बताया। मैं कुछ समय से उसके साथ कम से कम बातचीत करता हूँ। खैर, उस समय मैंने नहीं सोचा था कि मैं उस रूसी और उसके बेटे से फिर कभी मिलूंगा। इसीलिए जरा सोचिए कि मैं उस वक्त कितनी हैरानी में पड़ गया होऊंगा जब आज शाम को उसी समय वो दोनों फिर से मेरे कंसल्टिंग रूम में आ पहुंचे जैसे पहले आए थे। मेरा रोगी बोला, शायद मुझे आपसे माफ़ी मांगनी चाहिए डॉक्टर कि कल मैं यूं अचानक चला गया था। मैंने कहा, इस बात पर मुझे बहुत आश्चर्य हुआ था। वो बोला, दरअसल बात यह है डॉक्टर कि जब मैं इन दौरों से संभलता हूँ तो मेरे दिमाग में कुछ धुंधलापन सा रहता है कि पहले पता नहीं क्या हुआ था। मुझे लगा कि मैं एक अनजाने कमरे में हूँ। मैं बेहोशी की सी हालत में बाहर निकल गया जब आप यहाँ नहीं थे, बेटे ने कहा। और जब मैंने ये देखा कि मेरे पिता कंसल्टिंग रूम से बाहर आ गए हैं तो मुझे लगा कि आपने इनकी जांच कर ली होगी। जब हम घर पहुंचे तब मेरी समझ में आया कि असल में क्या हुआ था। हंसते हुए मैंने कहा, ओह कोई बात नहीं, इससे कोई नुकसान तो नहीं हुआ, बस मैं थोड़ा चकरा गया था। इसलिए अब अगर तुम वेटिंग रूम में चले जाओ तो मैं ठीक से इनकी जांच कर लेता हूँ जो कल अधूरी रह गई थी। करीब आधे घंटे तक मैंने उस व्यक्ति से उसके रोग के लक्षणों के बारे में पूछताछ की। फिर उसके लिए दवाइयाँ लिखकर मैंने उसे भेज दिया। मैंने देखा कि वो अपने बेटे की बाह का सहारा लेकर जा रहा था। मैंने आपको पहले बताया था कि ब्लेसिंगटन रोजाना उसी समय शाम की सैर के लिए जाता था। कुछ देर के बाद वो लौट कर आया और ऊपर चला गया। एक क्षण बाद ही मैंने उसे तेजी से नीचे आते देखा और वो कंसल्टिंग रूम में आ खड़ा हुआ, मानो बौखलाहट से पागल हो गया हो। वो जोर से चिल्लाया, मेरे कमरे में कौन आया था? कोई नहीं, मैंने कहा। ये झूठ है, ऊपर आकर देखो जरा, वो जोर से चिल्लाया। मैंने उसके बोलने के तरीके पर ध्यान नहीं दिया क्योंकि ऐसा लग रहा था कि डर की वजह से वो अपना आपा खो बैठा है। मैं उसके साथ ऊपर गया। उसके हल्के रंग के कालीन पर कई पैरों के निशान थे। क्या तुम ये कहना चाह रहे हो कि ये मेरे हैं? वो फिर से चिल्लाया। वो निशान वाकई उसके पैरों के निशानों से काफी बड़े थे और जाहिर था कि वे ताज़ा थे। मैंने उससे कहा, तुम जानते ही हो कि आज दोपहर को काफी बरसात हुई थी और आने वालों में सिर्फ मेरे पेशेंट ही थे, तो शायद ऐसा हुआ होगा कि वेटिंग रूम में बैठा शख्स किसी वजह से जब मैं दूसरे शख्स की जांच कर रहा था तो मेरे रेजिडेंट रोगी के कमरे में चला गया होगा। ना कुछ छुआ गया था, ना कुछ चोरी हुआ था, लेकिन कदमों के निशान ये साफ साबित कर रहे थे कि कोई अंदर तो जरूर आया था। ब्लेसिंगटन जरूरत से ज्यादा ही उत्तेजित हो रहा था। हालांकि ये घटना किसी के भी मन का चैन लूट सकती थी। वो एक आराम कुर्सी पर बैठा वास्तव में रो रहा था। मेरे बहुत कोशिश करने पर भी वो साफ साफ नहीं बोल पा रहा था। उसकी सलाह थी कि मैं आपसे आकर मिलूं। मुझे भी फौरन समझ में आ गया कि यही सही रहेगा क्योंकि ये घटना वाकई बहुत अजीब थी। हालांकि मुझे लगता है कि वो इस बात को ज़रूरत से ज़्यादा तूल दे रहा है। अगर आप मेरे साथ मेरी गाड़ी में चलें तो कम से कम उसे दिलासा तो दे ही सकेंगे। हालांकि मैं ये उम्मीद नहीं कर सकता कि आप इस घटना के बारे में किसी तरह का पर्दाफाश कर पाएंगे। शर्लॉक होम्स इस किस्से को इतने गौर से सुन रहा था कि मैं समझ गया कि इस केस में उसकी दिलचस्पी पैदा हो गई है। उसका चेहरा हमेशा की तरह भावहीन था, लेकिन उसकी आंखों पर पलकें मुंद गई थीं और उसके पाइप का धुआं भी गहरा हो गया था। जब हमारे मेहमान ने बोलना बंद किया तो होम्स एक भी शब्द कहे बगैर उठ खड़ा हुआ और मेरा हैट मुझे पकड़ाते हुए उसने अपना हैट भी मेज से उठा लिया। डॉक्टर ट्रेवलान के पीछे पीछे हम दरवाजे से बाहर आ गए। 15 मिनट में हम उसके घर के सामने थे। एक छोटे से नौकर ने दरवाज़ा खोला और हम सब चौड़ी कालीनदार सीढ़ियाँ चढ़ने लगे। लेकिन रास्ते में एक बाधा ने हमें रोक दिया। ऊपर की बत्ती अचानक गुल हो गई और अंधेरे में से एक सहमी कांपती हुई आवाज़ आई, मेरे पास पिस्तौल है, मैं कहे देता हूँ, अगर तुम और पास आए तो मैं गोली मार दूंगा। ये तो हद होती जा रही है मिस्टर ब्लेसिंगटन, डॉक्टर ट्रेवलन ने कहा। ओह, तो ये तुम हो डॉक्टर? अच्छा, आवाज़ ने राहत की सांस लेते हुए कहा। लेकिन ये दूसरे लोग, क्या ये वही हैं जो ये अपने को बता रहे हैं? हमने महसूस किया कि अंधेरे में से वो हमें परख रहा था। आखिर में वो बोला, अच्छा ठीक है, तुम ऊपर आ सकते हो
और मुझे दुख है कि मेरी सतर्कता की वजह से तुम सबको परेशानी हुई। कहते कहते उसने जीने की लाइट जला दी। हमने देखा कि हमारे सामने जो व्यक्ति खड़ा है उसका हाव भाव और आवाज़ बता रहे हैं कि वो बहुत ही घबराया हुआ है। वो बहुत मोटा था, लेकिन साफ था कि पहले वो इससे भी ज्यादा मोटा रहा होगा। उसके चेहरे पर खाल की छोटी छोटी थैलियां सी लटक रही थीं, मानो किसी ब्लड हाउंड कुत्ते के गाल हों। उसके चेहरे की रंगत बीमारों जैसी थी और उसके पतले खिचड़ी बाल उत्तेजना से खड़े हुए थे। उसके हाथ में पिस्तौल थी, लेकिन हमारे आगे बढ़ने पर उसने उसे जेब में रख लिया। गुड इवनिंग मिस्टर होम्स, वो बोला। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आप लोग आ गए। किसी को भी आपकी सलाह की उतनी ज़रूरत नहीं हुई होगी जितनी मुझे है। मैं समझता हूँ कि डॉक्टर ट्रेवलन ने आपको वो सब बता दिया होगा कि मेरे कमरे में कैसे कोई बिना इजाज़त चुपचाप घुस आया था। जी हाँ, बिल्कुल बता दिया था, होम्स ने कहा। वे दोनों कौन हैं मिस्टर ब्लेसिंगटन, और वे क्यों तुमको नुकसान पहुंचाना चाहते हैं? घबराई हुई आवाज़ में रेजिडेंट रोगी ने कहा। ये बताना तो बहुत मुश्किल है। आप मुझसे इस बात का जवाब देने की उम्मीद कैसे कर सकते हैं? क्या तुम ये कह रहे हो कि तुम नहीं जानते? होम्स ने कहा। आप अंदर तो आइए, प्लीज अंदर आइए। वो हमें अपने कमरे में ले गया, जो काफी बड़ा और अच्छी तरह सजा हुआ था। उसने एक बड़े काले बक्से की ओर इशारा करते हुए कहा, जो उसके पलंग के नीचे रखा था। आप उस बॉक्स को देख रहे हैं? मैं कभी भी ज्यादा अमीर नहीं रहा मिस्टर होम्स। मैंने इसके अलावा अपनी पूंजी और कहीं भी नहीं लगाई है। डॉक्टर ट्रेवलन आपको यही बताएगा। लेकिन मुझे बैंकरों पर भरोसा नहीं है। मैं कभी किसी भी बैंकर पर भरोसा नहीं कर सकता मिस्टर होम्स। हमारे बीच की बात है कि मेरे पास जो कुछ भी है वो सब इस काले बॉक्स में है। इसीलिए आप समझ सकते हैं कि किसी अनजान व्यक्ति का मेरे कमरे में दाखिल होना मेरे लिए क्या मायने रखता है। होम्स ने ब्लेसिंगटन को सवालिया नजरों से देखा और सिर हिलाया। अगर तुम मुझे धोखे में रखोगे तो मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर पाऊंगा। लेकिन मैंने तो आपको सब कुछ बता दिया है। होम्स चिढ़कर वापस जाने के लिए मुड़ गया। गुड नाइट डॉक्टर ट्रेवलन, हम चलते हैं, वो बोला। और मेरे लिए कोई सलाह नहीं है? ब्लेसिंगटन ने टूटती आवाज में कहा। सलाह है, बिल्कुल है, और वो ये कि तुम सच बोलो, होम्स ने कहा। 1 मिनट बाद हम सड़क पर थे और पैदल घर की तरफ आ रहे थे। हम ऑक्सफोर्ड स्ट्रीट पार कर चुके थे और हार्ली स्ट्रीट पर आधे रास्ते तक पहुंचे थे जब मेरे दोस्त के मुंह से आवाज निकली। माफ करना वॉटसन कि तुम्हें इतने बेवकूफ़ी भरे काम के लिए मैंने साथ चलने को कहा। वैसे देखा जाए तो ये एक दिलचस्प केस भी है। मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा, मैंने कहा। देखो, ये बिल्कुल साफ है कि 2 आदमी हैं, ज्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन 2 तो हैं ही, जो इस शख्स से बदला लेने का फैसला कर चुके हैं। इस बारे में जरा भी शक नहीं है कि पहले और दूसरे मौके पर वो युवक ब्लेसिंगटन के कमरे में आया था, जबकि उसके साथी ने बहुत ही चालाकी से डॉक्टर को उलझाए रखा था। और वो जो दौरा उसे पड़ा था वो, मैंने पूछा। वो एक धोखा था वॉटसन। हालांकि ये बात मैं डॉक्टर को नहीं बता सकता। इस बीमारी की नकल करना बड़ा ही आसान है, मैं खुद बहुत बार कर चुका हूं। अच्छा फिर? दोनों ही बार ब्लेसिंगटन घर के बाहर गया हुआ था। डॉक्टरी सलाह लेने के लिए उन्होंने जानबूझकर वही समय चुना ताकि वेटिंग रूम में कोई दूसरा रोगी ना हो। ये तो इत्तेफाक की बात है कि ये वही समय है जब ब्लेसिंगटन सैर के लिए निकलता है। इससे ये पता चलता है कि उनको ब्लेसिंगटन की दिनचर्या के बारे में मालूम नहीं था। अगर उनका इरादा सिर्फ उसे लूटना था तो वे कम से कम उसकी दौलत को लूटने की कोशिश करते। मैं किसी की भी आंखों में पढ़ सकता हूँ कि क्या उसको अपनी जान का खतरा है। ये तो सोचा भी नहीं जा सकता कि इस शख्स ने अपनी जान के प्यासे ऐसे 2 दुश्मन बना लिए थे जिनके बारे में उसे मालूम ही नहीं था। इसीलिए मैं ये तो लगभग तय मान रहा हूँ कि ये 2 कौन लोग हैं ये उसे नहीं मालूम, लेकिन वो कुछ खास वजहों से इस बात को छिपा रहा है। हो सकता है कल ज्यादा खुलकर बात करे। मैंने सुझाव दिया, क्या एक और विकल्प नहीं है जो बिल्कुल असंभव है लेकिन हो भी सकता है? क्या रूसी और उसके बेटे की कहानी डॉक्टर ट्रेवलन के अपने दिमाग की उपज तो नहीं है, जो अपनी ही किसी वजह से उसके कमरे में गया हो? गैस की रोशनी में मैंने देखा कि मेरी इस बात को सुनकर होम्स के चेहरे पर मुस्कान आ गई है। वो बोला, माय डियर वॉटसन, सबसे पहले मेरे भी दिमाग में यही बात आई थी, लेकिन जल्दी ही मुझे डॉक्टर की कहानी के सबूत दिख गए।
उस युवक के पैरों के निशान सीढ़ी के कालीन पर मिले हैं, इसलिए मैंने ये देखना बेकार समझा कि क्या कमरे में भी उसके ही निशान हैं। जब मैं तुम्हें ये बता रहा हूं कि उसके जूते के पंजे चौकोर थे, ब्लेसिंगटन की तरह नुकीले नहीं, और डॉक्टर से करीब 1/1 इंच लंबे, तो तुम भी मानोगे कि घुसपैठिए के बारे में कोई शक नहीं रह जाता। और अब हमें सो जाना चाहिए, क्योंकि मुझे बहुत ताज्जुब होगा अगर कल सुबह हमें ब्रुक स्ट्रीट से कोई नई खबर नहीं मिलती। शर्लक होम्स की भविष्यवाणी जल्दी ही सच साबित हुई, वो भी बड़े नाटकीय अंदाज में। अगली सुबह 7:30 बजे भोर की पहली धुंधली रोशनी में मैंने देखा कि वो अपने ड्रेसिंग गाउन में मेरे बिस्तर के पास खड़ा है। उसने कहा, गाड़ी हमारा इंतजार कर रही है वॉटसन। क्या बात है? वही ब्रुक स्ट्रीट वाला किस्सा। कोई ताज़ा खबर? दुखांत पर शक से घिरी हुई। उसने पर्दा खींचते हुए कहा, ये देखो, एक नोटबुक से फाड़ा गया पन्ना जिस पर जल्दबाजी में पेंसिल से लिखा है, कृपया फौरन आ जाइए, पीटी। हमारा डॉक्टर दोस्त ये लिखते समय बड़ी परेशानी में था। जल्दी चलो दोस्त, क्योंकि ये बड़ा ही गंभीर मसला है। 15 मिनट के अंदर हम फिर से डॉक्टर के घर पर थे। वो चेहरे पर दहशत लिए बाहर दौड़ा आया। हे भगवान, कैसा हादसा है! ब्लेसिंगटन ने आत्महत्या कर ली। होम्स ने होठ गोल करते हुए सीटी बजाई। रात में उसने खुद को फांसी लगा ली, डॉक्टर ने कहा। हम घर के अंदर पहुंचे। सबसे पहले डॉक्टर ने अपने वेटिंग रूम में प्रवेश किया। वो बोला, मैं समझ ही नहीं पा रहा हूं कि मैं क्या कर रहा हूं। पुलिस ऊपर जा चुकी है। मैं इस वारदात से बुरी तरह हिल चुका हूं। तुम्हें इसके बारे में कब पता चला? होम्स ने पूछा। वो रोज सुबह बहुत जल्दी 1 कप चाय ऊपर मंगवाता है। जब करीब 7 बजे नौकरानी अंदर गई तो ये कमरे के बीचों बीच छत से झूल रहा था। उसने अपनी रस्सी उस हुक से लटकाई थी जिस पर भारी लैंप लटका रहता था, और वो उसी बक्से पर चढ़कर लटका था जो उसने हमें कल दिखाया था। होम्स कुछ देर गहरी सोच में डूबा रहा। आखिर में उसने कहा, अगर तुम्हारी इजाजत हो तो मैं ऊपर जाकर पूरा मामला देखना चाहता हूं। हम दोनों ऊपर गए और पीछे पीछे डॉक्टर भी। जब हम बेडरूम के दरवाजे पर पहुंचे तो एक दिल दहलाने वाला नजारा दिखाई दिया। मैं पहले ही बता चुका हूं कि ब्लेसिंगटन के शरीर पर मोटापे की कितनी परतें थीं। हुक से लटके हुए ये परतें और भी ज्यादा साफ दिखाई दे रही थीं, और वो इंसान जैसा नहीं लग रहा था। गर्दन किसी नुचे हुए चूजे की गर्दन की तरह खिंची हुई थी, जिससे उसका बाकी शरीर और भी ज्यादा थुलथुल लग रहा था। उसने सिर्फ अपनी लंबी नाइट ड्रेस पहनी हुई थी। उसकी सूजी एड़ियां और भद्दे पैर उसमें से दिखाई दे रहे थे। उसके पास एक स्मार्ट सा पुलिस वाला खड़ा था। वो एक पॉकेट बुक में कुछ नोट दर्ज कर रहा था। हमारे अंदर दाखिल होने पर वो खुश होता हुआ बोला, आहा मिस्टर होम्स, आपको देखकर मुझे खुशी हो रही है। गुड मॉर्निंग लैनर, होम्स ने जवाब दिया। मुझे यकीन है कि तुमको मेरे यहाँ होने से एतराज नहीं होगा। क्या तुमने इस घटना के पहले का वाकया सुना है? जी हाँ, मैंने थोड़ा बहुत सुना है। तो क्या तुमने अपनी कोई थ्योरी बनाई है? जहाँ तक मैं देख सकता हूँ, ये आदमी डर के मारे अपने होश खो बैठा था। आप देखिए, वो बेड पर आराम से सोया था। ये देखिए, उसके सोने से ये गहरा गड्ढा बना हुआ है। आपको तो मालूम ही है कि आत्महत्या की वारदातें सुबह 5 बजे सबसे ज्यादा आम होती हैं। यही समय रहा होगा जब ये फांसी पर लटका होगा। ये काम खूब सोच समझकर किया गया है। मैंने उसे ध्यान से देखते हुए कहा, इसकी मांसपेशियों की अकड़न देखते हुए मैं कह सकता हूँ कि इसको मरे हुए करीब 3 घंटे हो गए हैं। कमरे में कुछ खास बात दिखाई दी? होम्स ने पूछा। हाथ धोने के स्टैंड पर कुछ पेच और पेचकस मिले हैं। लगता है रात में भी काफी धुआं उड़ाया है। ये रहे 4 सिगारों के टुकड़े जो मैंने फायरप्लेस से उठाए हैं। ओह, क्या तुमको सिगार होल्डर मिला? होम्स ने पूछा। नहीं, वो तो एक भी नहीं मिला। तो सिगार केस? हाँ, वो उसके कोट की जेब में था। होम्स ने उसे खोला और उसमें रखे इकलौते सिगार को सूंघा। ओह, ये तो हवाना सिगार है, और ये दूसरी सिगारें डच लोगों द्वारा अपने ईस्ट इंडिया मुल्कों से आयात होती हैं। ये अक्सर भूसे में लपेट कर रखी जाती हैं और बाकी सिगारों से पतली होती हैं। उसने 4 टुकड़े उठाए और अपने पॉकेट लेंस से उनकी जांच की। इनमें से 2 सिगारों को होल्डर के साथ पिया गया है और 2 को होल्डर के बगैर। 2 को कम धार वाले चाकू से काटा गया है और 2 को तेज दांतों से।
ये कोई आत्महत्या नहीं है मिस्टर लैनर, ये बहुत ही ठंडे दिमाग से सोच समझकर किया गया कत्ल है। नामुमकिन, इंस्पेक्टर जोर से बोला। क्यों भला? अरे कोई भी किसी को इतने बेहुदे ढंग से लटकाकर क्यों मारेगा भला? यही बात तो हमें पता करनी है इंस्पेक्टर। वो अंदर कैसे आए होंगे? आगे के दरवाजे से। वो तो सुबह अंदर से बंद था, तो ये उनके जाने के बाद बंद किया गया होगा। आपको कैसे पता? इंस्पेक्टर ने पूछा। मैंने उनके सुराग देखे हैं। 1 मिनट रुको, शायद मैं इस बारे में और जानकारी दे सकूं। इतना कहकर होम्स दरवाजे पर गया और ताले को उलट पुलट कर जांच करने लगा। फिर उसने चाबी ली और उसको भी देखा। बेड, कालीन, कुर्सियां, मेंटल पीस, लाश और रस्सी की बारी बारी से जांच की और आखिर में उसने कहा कि उसे इत्मीनान हो गया है। मेरी और इंस्पेक्टर की मदद से उसने लाश की रस्सी काटी और उसे बाइज्जत लिटाकर चादर से ढक दिया। फिर उसने पूछा, ये रस्सी कहाँ से आई? डॉक्टर ट्रेवलन ने रस्सी का गोला बिस्तर के नीचे से निकालते हुए कहा, ये इसमें से काटी गई है। उसे आग से बहुत दहशत होती थी और वो ये रस्सी हमेशा अपने पास रखता था कि अगर कभी सीढ़ियों में आग लग जाए तो वो खिड़की से कूदकर बच सकता है। होम्स ने सोचते हुए कहा, इससे उन लोगों की मुश्किल आसान हो गई। असल घटना एकदम साधारण है और मुझे बहुत ताज्जुब होगा अगर आज दोपहर तक मैं इस घटना की वजह नहीं बता सकूं। मैं ब्लेसिंगटन की ये फोटो ले जाता हूं जो मुझे मेंटल पीस पर दिखाई दे रही है, क्योंकि इससे मेरी खोजबीन में मदद मिलेगी। लेकिन तुमने हमको अभी तक कुछ भी नहीं बताया है, डॉक्टर ने कहा। ओह, घटनाक्रम के बारे में कोई शक हो ही नहीं सकता, होम्स ने कहा। इस वारदात में 3 लोग शामिल थे, वो युवक, वो बूढ़ा आदमी और एक तीसरा जिसके बारे में अभी मैं नहीं जानता। मुझे ये बताने की जरूरत नहीं कि पहले 2 लोग वही हैं जो रूसी बुजुर्ग और उसके बेटे का स्वांग भरकर आए थे, इसलिए हम उनके डील डॉल के बारे में सब बता सकते हैं। उनको उन्हीं के किसी साथी ने घर के अंदर बुलाया। अगर मैं राय दूं इंस्पेक्टर, तो नौकर को गिरफ्तार कर लो जो शायद अभी हाल ही में तुम्हारे घर काम करने लगा था। वो छोटा लड़का कहीं नहीं मिल रहा, डॉक्टर ट्रेवलन ने कहा। नौकरानी और खानसामा उसे ढूंढ रहे हैं। होम्स ने कंधे उचका दिए। उसका इस नाटक में कोई कम हाथ नहीं था। 3 लोग सीढ़ियों से ऊपर गए। दबे पांव सबसे पहले बुजुर्ग, फिर युवक और ये अनजान शख्स सबसे पीछे था। ये तुम क्या कह रहे हो होम्स? मैं आश्चर्य से चिल्लाया। कदमों के निशान एक दूसरे में मिलने का सवाल ही नहीं था। मैंने पिछली रात ही देख लिया था कि कौन सा निशान किसका है। तो वे तीनों सीढ़ियों से ऊपर चढ़कर मिस्टर ब्लेसिंगटन के कमरे में आए, जिसका दरवाजा उनको बंद मिला, पर एक तार की मदद से उन्होंने उसे खोलने के लिए जोर लगाया। तुम बिना लेंस के भी देख सकते हो कि यहाँ पर खरोंच के निशान हैं जहाँ पर जोर लगाया गया था। कमरे में घुसने पर इन लोगों ने पहला काम ये किया कि उसके मुंह में कपड़ा ठूंस दिया। हो सकता है वो सो रहा हो या फिर डर के मारे उसको लकवा मार गया हो जिससे उसकी चीख तक नहीं निकली। ये दीवारें मोटी हैं और यह भी हो सकता है कि अगर वो चिल्लाया भी हो तो उसकी आवाज कमरे के बाहर ना आई हो। उसको बांधकर ये बात तय है कि उन लोगों ने आपस में सलाह की होगी। शायद वे कुछ कानून की बात कर रहे थे। ये बातचीत कुछ देर के लिए चली होगी, क्योंकि उसी समय उन लोगों ने ये सिगारें पी होंगी। बूढ़ा आदमी इस बेंत की कुर्सी पर बैठा, उसने ही सिगार होल्डर इस्तेमाल किया। युवक वहां पर बैठा, उसने अपनी राख दराजों की अलमारी के ऊपर झाड़ी। तीसरा आदमी वहीं चहलकदमी करता रहा। मुझे लगता है कि इस बीच ब्लेसिंगटन वहीं बेड पर बैठा था, लेकिन ये मैं दावे के साथ नहीं कह सकता। खैर, इस बातचीत का अंत ऐसे हुआ कि उन्होंने ब्लेसिंगटन को पकड़कर उसे लटका दिया। ये बात पहले से ही तय थी और मेरा मानना है कि वे अपने साथ उसे फांसी पर लटकाने का सामान लेकर आए थे। वे पेच और पेचकस शायद उसी का इंतजाम करने के लिए थे, लेकिन ऊपर हुक के होने से वे इस परेशानी से बच गए। अपना काम खत्म करने के बाद वे चले गए। उनके सहयोगी ने उनके जाने के बाद दरवाजा अंदर से बंद कर लिया। हम सब ने गहरी दिलचस्पी के साथ रात की वारदात के बारे में सुना, जिसका होम्स ने इतने बारीक सुरागों की मदद से अंदाज लगाया था, जो उसके बताने और समझाने के बाद भी हमें समझ में नहीं आए थे। इंस्पेक्टर उसी वक्त नौकर की खोज के लिए चला गया, जबकि होम्स और मैं नाश्ते के लिए बेकर स्ट्रीट लौट आए। नाश्ता करने के बाद वो बोला, मैं 3 बजे तक आऊँगा। उस समय इंस्पेक्टर और डॉक्टर
दोनों ही मुझसे यहीं पर मिलेंगे और मुझे उम्मीद है कि उस समय तक मैं इस केस से ताल्लुक रखने वाले सारे पहलुओं को एकदम साफ कर दूंगा। ठीक समय पर हमारे मेहमान आ गए, लेकिन मेरा दोस्त आया 3:45 बजे। जब वो अंदर आया तो उसके चेहरे के भाव देखकर ही मैं समझ गया कि सब कुछ उसकी आशा के मुताबिक ही हुआ है। कोई खबर इंस्पेक्टर? उसने आते ही पूछा। हमें नौकर मिल गया है सर। बहुत बढ़िया, और मुझे वे आदमी मिल गए हैं। तुमको वे खूनी मिल गए? हम तीनों एक साथ चौंक कर बोले। कम से कम ये तो पता चल ही गया कि वे लोग कौन थे। जैसी मुझे उम्मीद थी, ये ब्लेसिंगटन हेडक्वार्टर में जाना पहचाना है और उसके हमलावर भी। उनके नाम हैं बिडल, हैवर्ट और मोफा। वर्थिंगटन बैंक गिरोह? इंस्पेक्टर बोल पड़ा। जी हाँ, बिल्कुल, होम्स ने कहा। तो ब्लेसिंगटन असल में सटन होगा? जी हाँ, बिल्कुल, होम्स ने फिर से कहा। तब तो ये किस्सा शीशे की तरह साफ हो गया। लेकिन ट्रेवलान और मैं दोनों ही हैरानी से एक दूसरे को देख रहे थे। हमें कुछ समझ नहीं आ रहा था। होम्स ने हमें बताना शुरू किया। तुमको वर्थिंगटन बैंक का मशहूर किस्सा तो याद ही होगा। उसमें 5 लोग शामिल थे, 4 ये और कार्टराइट नाम का एक 5वां भी था। उसके केयरटेकर टोबिन की हत्या कर दी गई और लुटेरे 7,000 पाउंड लूट कर ले गए। ये बात 1875 की है। 5 को गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन उनके खिलाफ ठोस सबूत नहीं जुट पाए। ये ब्लेसिंगटन या सटन, जो पूरे गिरोह में सबसे ज्यादा वाहियात था, मुखबिर बन गया। उसकी गवाही पर कार्टराइट को फांसी हो गई और बाकी तीनों को 15 साल की जेल हुई। हाल ही में जब वे समय से पहले छूट गए तो उन्होंने धोखेबाज को ढूंढना शुरू कर दिया, जिससे अपने सहयोगी की मौत का बदला ले सकें। 2 बार उन्होंने उस तक पहुंचने की कोशिश की, लेकिन नाकामयाब रहे। तीसरी बार, जैसा कि तुम सबने देखा, उनका मकसद पूरा हो गया। क्या अब भी कुछ और समझाने के लिए बाकी है डॉक्टर ट्रेवलन? शायद आपने सब कुछ साफ कर दिया है मिस्टर होम्स, डॉक्टर ने कहा। इसमें कोई शक नहीं कि जिस दिन वो इतना बौखलाया हुआ था, उस दिन इसने अखबार में देखा हो कि ये लोग छूट गए हैं। हाँ, वो जो चोरी के बारे में कह रहा था, वो सिर्फ हमारी आंखों पर पर्दा डालने के लिए था। लेकिन उसने आपको क्यों नहीं बताया? वो इसलिए क्योंकि वो जानता था कि उसके पुराने जानकार कितने खूंखार हैं। इसलिए वो अपनी असली पहचान सबसे छुपाना चाहता था। उसका ये राज काफी शर्मनाक था और वो किसी पर जाहिर नहीं कर सकता था। फिर भी वो ब्रिटिश कानून के तहत रह रहा था। मुझे कोई शक नहीं है इंस्पेक्टर, हालांकि ब्रिटिश कानून का कवच उसको बचा नहीं सका, लेकिन न्याय की तलवार अपना काम कर ही देती है। रेजिडेंट रोगी और ब्रुक स्ट्रीट के डॉक्टर की ये अजब दास्तान है। उस रात से तीनों हत्यारों का पुलिस को कोई पता नहीं चल पाया है और अंदाज लगाया जा रहा है कि वे नोरा करेना नाम के स्टीमर के यात्री थे, जो कुछ साल पहले सभी यात्रियों समेत पुर्तगाल के तट पर लापता हो गया था। नौकर के खिलाफ कार्रवाई नहीं हो पाई क्योंकि उसके खिलाफ सबूत नहीं मिल सके। ब्रुक स्ट्रीट का राज आज तक पूरी तरह कहीं भी आम जनता के लिए नहीं छपा है। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी, इसके बारे में अपनी राय कमेंट बॉक्स में मेरे साथ ज़रूर शेयर करें। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर करना तो बिल्कुल ना भूलें। जल्दी ही फिर मिलेंगे। अलविदा।